नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे अंक में आज बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं के वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट पर। साथियों, इसको द हिंदू ने अपने अंक में शामिल किया था। आप जानते हैं कि यूपीएससी का पसंदीदा टॉपिक अगर कोई है तो वो है पंचायती राज संस्थान। वहां से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है। अब बात कर लेते हैं न्यूज की। कॉन्टेक्स्ट क्या बना था? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 के लिए पंचायती राज संस्थानों यानी पीआरआईज, इंग्लिश में उसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोल देते हैं, के वित्त पर एक रिपोर्ट जारी की जो उनके वित्त एवं भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में संस्थानों की भूमिका का आकलन प्रस्तुत करती है ये रिपोर्ट। और साथियों, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पीवाईक्यू पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था प्री एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 85 था, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, ये पूछा था। पंचायती राज व्यवस्था यानी पीआरआई का मूल उद्देश्य क्या है, किस लिए इसको स्थापित किया गया है? कथन एक में दिया है विकास में जन भागीदारी। बिल्कुल सही बात है, ये सही कथन है। क्यों? क्योंकि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना ही पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य है। दूसरा पूछा था कथन राजनीतिक जवाबदेही, किसी भी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को निश्चित नहीं किया गया था, तो इसलिए दूसरा कथन देखते ही काट दीजिए, ये गलत है। तीसरा कथन पूछा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के ऊपर, डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि सरकार की प्रणाली को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र के स्थानीय स्तर पर लागू किया गया, जिसे भारत में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर तीनों स्तर पर लोकतांत्रिक प्रणाली को वास्तविक स्वरूप को प्रदान किया जा सके। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मतदाताओं के द्वारा जन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर लोग अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय सरकार में भागीदारी करने लगे। चौथा कथन है वित्तीय संग्रहण यानी फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। पंचायती राज संस्थान फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं करता है, इसलिए इसको देखते ही इस कथन को काट दीजिए। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा जब केवल 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी, 1 और 3, आंसर राइट सी। पीवाईक्यू दिखाने का उद्देश्य साथियों आपके बीच में ये है, पीवाईक्यू को देखिए, उन्हीं टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और करंट अफेयर्स में भी चर्चा का विषय है। अब आइए डिटेल में और चलते हैं, आरबीआई की रिपोर्ट क्या कहती है पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर। बात कर लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के ऊपर। पंचायतों द्वारा केवल 1% से कम राजस्व अर्जित किया गया। शेष कहां से किया गया? राज्य सरकार से लगभग 15% और केंद्र सरकार से लगभग 80% अनुदान के रूप में यानी ग्रांट के रूप में प्राप्त किया गया। ये बहुत छोटा वॉल्यूम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। पंचायतों ने 2022-23 में कुल 35,354 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। 2022-23 में प्रत्येक पंचायत ने अपने स्वयं के कर राजस्व के रूप में केवल 21,000 रुपए और गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में 73,000 अर्जित किए। प्रत्येक पंचायत ने केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में लगभग 17 लाख और राज्य सरकारों के अनुदान के रूप में लगभग 3,25,000 से अधिक अर्जित किया। पंचायतों ने गैर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यूज के माध्यम से 1494 करोड़ रुपए अर्जित किए, जो ज्यादातर ब्याज से और पंचायती राज कार्यक्रमों से अर्जित किया। पंचायती राज संस्थानों ने केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में 24,699 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों के अनुदान के रूप में 8,148 करोड़ रुपए अर्जित किए। अब राज्यवार प्रदर्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, किस राज्य ने कैसा प्रदर्शन किया। केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। इसमें 2022-23 में प्रत्येक पंचायतों द्वारा जुटाया गया औसत राजस्व 60 लाख रुपए से अधिक था, उसमें केरल ने पहला स्थान हासिल किया। प्रति पंचायत 57 लाख के औसत राजस्व के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर रहा। असम, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु में प्रति पंचायत राजस्व 30 लाख से अधिक था और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पंजाब और उत्तराखंड में 6 लाख से कम। आंध्र प्रदेश में पंचायतों की राजस्व का केवल 0.1% थी। उत्तर प्रदेश के राज्यों के स्वयं के राजस्व का 2.5%, जो राज्यों में सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश। ये बहुत सकारात्मक न्यूज यूपी के लिए। अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट में चुनौतियों और बाधाओं पर हाईलाइट किया गया है, जोर दिया गया है। आखिर क्या चुनौतियां हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहली चुनौती तो सीमित राजस्व। पंचायतें संपत्ति कर, शुल्क, जुर्माने जैसे सीमित स्रोतों पर निर्भर करती हैं, जो उनके राजस्व का एक छोटा भाग है। स्थानीय करों के माध्यम से उत्पन्न राजस्व का राजस्व 2022-23 में उनके कुल राजस्व का 1.1% का योगदान देता है। कम व्यय भी एक चुनौती है। पंचायतों का राजस्व व्यय सभी राज्यों के सकल घरेलू राजस्व उत्पाद, जिनको शॉर्ट फॉर्म में SGDP बोलते हैं, स्टेट जीडीपी,
का 0.6% से कम है। और चुनौतियां और बाधाएं क्या हैं पंचायतों के समक्ष? एक तो है अनुदान पर निर्भरता। पंचायतों की ग्रांट्स पर बहुत अधिक निर्भरता हो गई है। पंचायतों का लगभग 95% राजस्व उच्च सरकारी स्तरों से ग्रांट के रूप में आता है, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता, ऑटोनॉमी बहुत सीमित हो जाती है। और क्या चुनौतियां हैं? हस्तांतरण में अंतर्राज्यीय भिन्नताएं हैं। किसी राज्य में अलग ट्रांसफर है। बात करें उदाहरण के रूप में तो राजस्थान राज्य में अलग है, उत्तर प्रदेश राज्य में अलग है, हरियाणा में अलग है, साउथ के राज्यों में अलग है, जिनके कारण से भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उच्च हस्तांतरण स्तर वाले राज्यों के बेहतर सामाजिक आर्थिक परिणाम इसीलिए दिखाते हैं। डेटा में असंगतियां हैं। पंचायती राज संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन उनके वित्त पर असंगत डेटा के कारण बाधित होता है। स्थानीय कर राजस्व सृजन में कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक तो सीमित कर आधार है, टैक्स बेस कम है, प्रशासनिक बुनियादी ढांचों का अभाव है और प्रशिक्षित कर्मचारियों का भी अभाव है। अस्पष्ट दिशा निर्देश के कारण पंचायतों को स्थानीय कर राजस्व उत्पन्न करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं यानी पीआरआई के वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे कि राजस्व अर्जन क्षमताओं को बढ़ाना, स्थापित वित्त आयोगों के माध्यम से निष्पक्ष राजस्व साझा करने के लिए अनुच्छेद 243I जो राज्य वित्त आयोग की बात करता है, प्रभावी क्रियान्वयन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए स्थानीय प्रशासनिक कौशल को मजबूत करना एवं विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। जो अभी पीवाईक्यू में हमने चर्चा किया कि आखिर क्या मूल उद्देश्य है, तो डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना। पीआरआई ग्रामीण जनसंख्या और सरकार के उच्च स्तरों के बीच खाई को समाप्त करती है। वे जमीनी स्तर यानी कि ग्रास रूट के विकास के लिए सबसे उपयुक्त संस्थान है पीआरआई। इन्हें पर्याप्त राजस्व अर्जित करने के लिए नवीन दृष्टिकोण तैयार करने की आवश्यकता है। वित्तीय आयोग की सिफारिशों और हालिया डिजिटल पहल ने सामूहिक रूप से पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया है, जिससे पंचायतों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। इसीलिए महात्मा गांधी का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक गणतंत्र या पंचायत होगा जिसके पास पूर्ण शक्ति होगी। साथियों, टॉपिक ऑफ द डे अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।